एक्टिव वॉइस का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यह भी कुछ स्पेशल्स रूल्स हैं, इसको आप ध्यान देखिएगा। इसमें रूल नंबर 4 करके है लिखा है, कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट निश्चित रहता है, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, नन, पीपुल, ऑल, ईटीसी अर्थात इत्यादि ये उपर्युक्त शब्द अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में आते हैं तब पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे वाक्यों में बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रूप में इनको नहीं लिखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है इनको पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिया जाता है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या शब्द हैं। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, नन, पीपुल, ऑल, ईटीसी ये शब्द हैं। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं क्या होता है। एक्टिव वॉइस में लिखा है समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो यहाँ समवन है तो यहाँ पर सब्जेक्ट निश्चित नहीं है, तो हम देखते हैं क्या होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। यहाँ पर क्या है, समवन को हटा दिया गया और बाई का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लिखा है पीपुल लाइक इट। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, पीपुल लाइक इट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, इट इधर आ जाएगा, हो जाएगा इट, इट इज लाइक्ड। पीपुल क्या है, यह निश्चित नहीं सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हमारा अगला एक्टिव वॉइस है, लिखा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इस एग्जाम्पल को आप विशेष रूप से देख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं। लिखा है एक्टिव वॉइस वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी वंस है, तो हम क्या करते हैं, वन के साथ अपने के लिए वंस लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वन जो है वह ऑब्जेक्ट हो जाता है और वन का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया प्रॉमिस शुड बी केप्ट। कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, केप्ट। तो आप समझ गए होंगे, प्रॉमिस को ऑब्जेक्ट बना दिए तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ हो गया प्रॉमिस, और शुड के साथ मॉडल ऑक्सिलरी है तो बी का प्रयोग होता है, तो हो गया शुड बी केप्ट। यहाँ पर वन के साथ वंस लगाया तो जब सब्जेक्ट को हटा दिए तो उसके पॉजेसिव केस वंस को भी हमने हटा दिया। इस तरह हमारा पैसिव वॉइस बन गया प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नोट अगला देखते हैं। नोट में लिखा है कि नोबडी, नॉन, नो वन या नन आने पर पैसिव वॉइस बनाने पर नॉट स्वतः लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये निगेटिव हैं, इसलिए पैसिव वॉइस में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, लिखा है नन हैज सीन द विंड। यहाँ पर नन है तो जो निगेटिव फॉर्म में है, नन मीन्स कोई नहीं, तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो अपने मन से हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, नन को हटा देंगे। तो हो गया द विंड हैज नॉट बीन सीन, द विंड हैज नॉट बीन सीन। हमारा नेक्स्ट रूल है, लिखा है रूल नंबर 5 है, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेल्फ प्रोनाउन वाक्य में हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अगर कर्म के रूप में हो तो कर्म को नहीं, तो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बना रहता है। कहने मतलब जिस रूप में वह होता है उसी रूप में वह रहता है। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है एक्टिव वॉइस में ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, ही विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है, यह किस रूप में है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे दिस वर्क, पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस वर्क विल बी डन बाई हिमसेल्फ। तो यहाँ हिमसेल्फ वैसे ही रहेगा, उसको हटाया नहीं गया, सेम एज हो जाएगा। अगला एक्टिव वॉइस में है, लिखा ही रूइंड हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ फिर आ गया, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा क्या, ही रहेगा, वह चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा ही वाज रूइंड हिमसेल्फ, अगला रूल है हमारा, यदि असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य का वाक्य इम्फैटिक जोर देने के लिए या दबाव देने के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू, डज अथवा डिड का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय डू डज डिड को हटा देते हैं तथा
उनके जगह श्योरली का प्रयोग SURELY श्योरली का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा है ही एक्टिवाइज में ही डज लर्न हिज लेसन, ही डज लर्न हिज लेसन, तो पैसिव में हो जाएगा हिज लेसन इज श्योरली, हिज लेसन इज श्योरली लर्नड बाय हिम, हिज लेसन इज श्योरली लर्नड बाय हिम। कहने का मतलब श्योरली का प्रयोग हेल्प वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है एक्टिव में लिखा है आई डिड हेल्प दैट ओल्ड मैन, आई डिड हेल्प दैट ओल्ड मैन, तो पैसिव में हो जाएगा दैट ओल्ड मैन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रूप में है तो हो जाएगा दैट ओल्ड मैन वाज श्योरली हेल्प्ड बाय मी। तो आप श्योरली के नियम को याद रख लीजिए। अगला हमारा रूल है यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट एक क्लाज या उपवाक्य हो तो पैसिव बनाते समय उस पूरे क्लाज को ही वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, पूरे क्लास को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। हम देखते हैं एग्जांपल कैसे हैं, लिखा है एक्टिव में ही नोज, यहाँ पर यह एक सेंटेंस हो गया, व्हेन ही विल कम ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो पैसिव वॉइस व्हेन ही विल कम ये पूरा है, ये आपका क्लाज है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इसको इधर कर देंगे। तो देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लिखा है व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लिखा है व्हेन विल ही कम, तो यहाँ पर पहला वाला नोज है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसीलिए यहाँ हो गया इज, तो हो जाएगा व्हेन ही विल कम इज नोन टू हिम। आपको पहले ही बता चुके, अगर नो शब्द आता है उसके साथ टू लगता है, बाई का प्रयोग नहीं होता। और अथवा वर्ग देखते हैं इट इज नोन टू हिम, यहाँ पर इट का प्रयोग अपने मन से कर दिए जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लिखा है इट इज नोन टू हिम व्हेन ही विल कम। आप दो रूल हैं, दोनों तरीके से बना सकते हो पैसिव वॉइस, तो देख लीजिए। अगला रूल है कि कुछ वर्ब्स जैसे स्मेल, टेस्ट, फील इत्यादि का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको निम्न प्रकार लिखते हैं। तो रूल क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी इज प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन इट प्लस इज प्लस वाज प्लस बी थर्ड। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे है, लिखा है एक्टिव वॉइस में दिस मैंगो टेस्ट श्योर, दिस मैंगो टेस्ट श्योर, तो यहाँ पर टेस्ट का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, दिस मैंगो आपका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लिखा है दिस मैंगो इज श्योर व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, तो आप रूल देख सकते हैं लिखा है। अगला है एक्टिव वॉइस में द बेड फेल्ट कोल्ड, द बेड फेल्ट कोल्ड, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, द बेड वाज, फेल्ट क्यों, फेल्ट का पास्ट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हो जाएगा द बेड वाज कोल्ड, द बेड वाज कोल्ड व्हेन इट वाज फेल्ट, इट वाज फेल्ट, यहाँ पर इट वाज का प्रयोग हम अपने मन से कर दिए सेंटेंस को कम्प्लीमेंट देने के लिए। तो इस सेंटेंस को भी देख लीजिए आप कि इट का प्रयोग हम कैसे करते हैं अपने मन से। हमारा रूल अगला है रूल नंबर 9, लिखा है यदि कोई क्लाज वाक्य का ऑब्जेक्ट हो या इन्फिनिटिव टू प्लस बी फर्स्ट वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग होता है और बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम इट का प्रयोग अपने मन से सब्जेक्ट स्थान कर देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। कब, अगर क्लाज में ऑब्जेक्ट साथ इन्फिनिटिव टू प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग किया गया हो। इसका एग्जाम्पल है, देखते हैं एक्टिव वॉइस में लिखा है वी डिसाइडेड टू गो देयर, यहाँ पर टू डिसाइडेड टू आया है इन्फिनिटिव टू के साथ, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करें अपने मन से बना लेंगे। तो यहाँ पर हो गया इट का प्रयोग बताए थे कि आपको सब्जेक्ट स्थान करना है, तो हो गया इट वाज डिसाइडेड, वाज कहाँ से है क्योंकि वो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट है, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो गया इट वाज डिसाइडेड टू गो देयर, इट वाज डिसाइडेड टू गो देयर। या इट का प्रयोग कब किया जाएगा, जब क्रिया के साथ टू लगा रहता है। दूसरा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में दे से दैट गॉड इज वन, दे से दैट गॉड इज वन, तो अपने मन से हम क्या करेंगे इट का प्रयोग कर देंगे। लिखा है इट वाज सेड दैट गॉड इज वन, इट वाज सेड दैट गॉड इज वन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।